आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों से तनाव चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक छाया युद्ध जैसा है। मतलब पर्दे के पीछे ऑपरेशंस, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, साइबर हमले, जुबानी जंग, वो सब कुछ। ये मिडल ईस्ट की शायद सबसे पेचीदा और विस्फोटक दुश्मनी में से एक है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा समझें। इसकी जड़ें कहाँ हैं, कौन सी अहम घटनाएं हुई। बिल्कुल। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है असल में 1979 की ईरानी क्रांति से। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले तो आप मानेंगे नहीं, रिश्ते काफी हद तक ठीक थे। सच में? हाँ, खुफिया जानकारी भी साझा होती थी। इजराइल तो ईरान को अरब देशों के मुकाबले एक तरह से बैलेंस करने वाला देश मानता था। अरे वाह। लेकिन फिर 1989 में अयातुल्ला खुमैनी आए और हाँ, बस वहीं सब कुछ पलट गया। कैसे? ईरान ने इजराइल को दुश्मन कहना शुरू कर दिया। ज़ायोनी शासन जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे। उसके वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से वो प्रॉक्सी वाली बात शुरू हुई। बिल्कुल, यहीं से लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे गुटों को ईरान का खुला समर्थन मिलना शुरू हुआ। तो एक तरह से वैचारिक टकराव बन गया। हाँ बिल्कुल, ईरान खुद को इस्लामी प्रतिरोध का मतलब फिलिस्तीनी मुद्दे का अगुवा मानने लगा। उनके लिए इजराइल एक अवैध कब्जा है। हाँ, खासकर पूर्वी यरूशलेम पर, और फिलिस्तीनी गुटों की मदद करना वो अपना एक तरह से धार्मिक फर्ज मानते हैं। और इजराइल इसे कैसे देखता है? देखिए, इजराइल के लिए तो ईरान सीधा सीधा वजूद का खतरा है। उनके नेताओं के बयान, परमाणु कार्यक्रम की वजह से। बयानबाजी तो है ही, लेकिन साथ में परमाणु महत्वाकांक्षाएं और फिर सीमाओं के पास ये जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित गुट हैं। हाँ, वो तो है। इजराइल को लगता है कि ईरान उसे घेरने की, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये डर सिर्फ बातों का नहीं, जमीनी हकीकत का है। और इसी टकराव में ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है। बहुत ज्यादा। इजराइल तो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। हालांकि ईरान तो हमेशा कहता है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हाँ, वो कहते हैं बिजली बनाने के लिए, लेकिन वो जो यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, उससे दुनिया भर में चिंता तो है, खासकर इजराइल में। बिल्कुल। और इसी वजह से हमने कई बड़ी घटनाएं देखी, जैसे वो 2010 का स्टक्सनेट वायरस हमला। हाँ, स्टक्सनेट माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने ईरान की नतांज फैसिलिटी पर किया था। ये तो पहला बड़ा साइबर हमला था जिसने दिखाया कि डिजिटल हथियार असल दुनिया में नुकसान कर सकते हैं। सही बात है। फिर वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई 2010-12 के बीच। शक मोसाद पर गया था, है ना? हाँ, शक इजराइल की खुफिया एजेंसी पर ही था। फिर 2015 में वो JCPOE समझौता हुआ। हाँ, ईरान परमाणु समझौता, संयुक्त व्यापक कार्य योजना, कोशिश थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उससे बाहर हो गया। और उसके बाद दुश्मनी फिर बढ़ गई। ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगे और जवाब में उसने भी अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। तो आज स्थिति क्या है? मतलब क्या उनके पास बम बनाने लायक सामान है? जानकार तो यही कहते हैं कि ईरान के पास अब कई बम बनाने लायक परमाणु सामग्री है। हालांकि ये पक्का नहीं है कि उन्होंने हथियार बना लिया है। बाप रे। अच्छा, परमाणु चिंता तो है ही, पर ये प्रॉक्सी युद्ध वाला मोर्चा भी तो लगातार गर्म रहा है। हाँ, मतलब सीधे कम भिड़ते हैं, अपने समर्थक गुटों से ज्यादा लड़वाते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, सुना है उनके पास लाखों रॉकेट हैं। दावा तो यही है। और गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, इन्हें भी ईरान से पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब मिलता है। और सीरिया के गृहयुद्ध ने इसे और हवा दी होगी। बिल्कुल। ईरान ने असद सरकार को बचाने के लिए लड़ाके भेजे, तो जवाब में इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों पर, हथियारों की खेप पर सैकड़ों हवाई हमले किए। ये एक तरह से ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश थी। हाँ बिल्कुल। और फिर साइबर हमले और हत्याओं का सिलसिला भी चला। 2020 में कासिम सुलेमानी, हाँ, वो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ईरान के बहुत बड़े जनरल थे। बिल्कुल। पूरे इलाके में ईरान के सैन्य अभियानों के कर्ता धर्ता थे वो। फिर उसी साल मोहसिन फखरीजादे, जो उनके टॉप परमाणु वैज्ञानिक थे, उनकी भी हत्या हुई। उसका आरोप भी इजराइल पर लगा था। हाँ। हाल के सालों में, मतलब 2020 के बाद कुछ बदला है? इजराइल की कोई नई रणनीति? हाँ, एक चीज सामने आई जिसे ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कहा गया। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन, वो क्या है? मतलब सिर्फ प्रॉक्सी गुटों यानी टेंटिकल्स पर नहीं, बल्कि सीधे ईरान यानी सिर पर हमला करना। अच्छा, तो ईरान के अंदर हमले बढ़े? हाँ, ईरान के अंदर बुनियादी ढांचे पर, वैज्ञानिकों पर हमले तेज हुए। फिर अक्टूबर 2023 में हमास का हमला हुआ इजराइल पर।
हाँ, उसके बाद तो तनाव बहुत बढ़ गया। ईरान सीधे शामिल तो नहीं हुआ था शायद। नहीं, सीधे शामिल होने से मना किया, लेकिन हमले की तारीफ की। उन्हें हमास का रणनीतिक समर्थक तो माना ही जाता है। और फिर अप्रैल 2024 में तो अभूतपूर्व चीज हुई। हाँ, वो पहली बार हुआ। दमिश्क में अपनी दूतावास पर हमले के जवाब में, जिसमें उनके जनरल मारे गए थे, ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। हाँ, हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन की मदद से इजराइल ने ज्यादातर को रोक लिया। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। हाँ, इजराइल ने भी ईरान के अंदर एक एयरबेस को निशाना बनाया। ये पहली बार था कि दोनों ने एक दूसरे की जमीन पर सीधे गोलीबारी की। बहुत खतरनाक मोड़ था ये। इस पूरे टकराव का असर तो पूरे क्षेत्र पर पड़ता होगा, खाड़ी देशों पर। बिल्कुल। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश ईरान के बढ़ते प्रभाव से, उसकी महत्वाकांक्षाओं से चिंतित है। अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिका तो इजराइल का पक्का सहयोगी है, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि इस इलाके में कोई बड़ी जंग छिड़े। और चीन और रूस? उनके अपने हित हैं। चीन के ईरान से आर्थिक रिश्ते हैं। रूस सीरिया में ईरान का साथी है। अगर कभी सीधी बड़ी जंग छिड़ जाए तो? देखिए, उसके नतीजे तो भयानक होंगे। बहुत से आम लोग मारे जाएंगे, दुनिया भर में तेल की कीमतें पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगी। और परमाणु खतरा? वो खतरा तो है ही। इसलिए ज्यादा संभावना यही लगती है कि ये जो छाया युद्ध चल रहा है ना, हाँ। जिसमें पर्दे के पीछे ऑपरेशंस होते हैं, प्रॉक्सी लड़ाइयां होती हैं, सीमित हमले होते हैं, शायद यही चलता रहेगा। तो मतलब ये एक ऐसी दुश्मनी है जिसमें विचारधारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्षेत्रीय दबदबा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, सब कुछ उलझा हुआ है। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि क्या कोई एक घटना या कोई कूटनीतिक सफलता जी। इस दशकों पुराने छाया युद्ध को वाकई खत्म कर सकती है, या फिर जो बुनियादी वैचारिक मतभेद हैं उनको देखते हुए ये टकराव चलता ही रहेगा? और क्या इस जटिल पहेली में स्थायी शांति का कोई रास्ता सच में मुमकिन है? सोचने